नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये देखिए, लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, उसमें काफी सारे चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम लोग कर चुके हैं। ये फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, आर्टिकल 20 तक हम लोग पहले देख चुके थे। 21 से लेके 30, 31, 32 तक बचे हुए हैं। डिटेल्ड में नहीं देखा है हमने, इसलिए ये जो बचा हुआ है पोर्शन वो पॉलिटी का फिर से मैं कंप्लीट करना चालू कर दिया। उससे पहले देखिए, शुरू के जो जितने लेक्चर हैं जो बेसिक है आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, सारे हो चुके हैं। शुरू के कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, कौन कौन से अमेंडमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या, ये सब चीजें कर चुका हूँ मैं। पार्लियामेंट वाला कुछ बचा है वो अभी करूंगा। विधानमंडल पूरा हो चुका है, लोकल गवर्नमेंट पूरा हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरी हो चुकी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बची हुई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और प्लस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, पूरा इस वीडियो में बस यही समझेंगे। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंटरप्रेट किया है, अभी भी करती है बार बार। ठीक है, इसमें जो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लाइफ है ना, ये सिर्फ एक आपका एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, बस खाना रहना मिल जाएगा। वहां पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ की, लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब कोई लाइफ का पर्पस होना चाहिए, एडुकेशन होनी चाहिए लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, जो आपके नेचुरल जस्टिस वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक नागरिक होने के नाते, जो एक ह्यूमन होने के नाते आपको मिलने चाहिए, ये सब कुछ इसमें इंटरप्रेट किया गया है। अब देखिए, इसमें ये है आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है क्या, कि किसी की भी जो है आप जान नहीं ले सकता है कोई भी अगेंस्ट जो उसके राइट है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है ये समझिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक केस आया था इसमें पहले, सबसे पहले देखिए, उससे पहले इसका मतलब समझिए। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है कि किसी को भी आप लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है हिंदी में, विधि की स्थापित प्रक्रिया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, विधि की उचित प्रक्रिया। तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी की भी आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी की लाइफ नहीं ले सकते हैं, किसी की लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि विधि द्वारा जो स्थापित कानून है बस उसी से कर सकते हैं। अब देखिए, ये विधि द्वारा स्थापित कानून और विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, एक तो विधि की स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, और विधि की उचित प्रक्रिया, दोनों में अंतर है। इसमें क्या अंतर है, देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का ये मतलब है कि मान लीजिए जो भी लॉ बनाने की प्रोसेस है, जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री की, जैसे पार्लियामेंट है इंडिया में, तो अगर पार्लियामेंट ने सारे प्रोसीजर एकदम फॉलो किए हैं और फिर कोई लॉ बना दिया है, तो फिर किसी की जान ली जा सकती है, किसी की फ्रीडम छीनी जा सकती है। ठीक है, उसमें यह नहीं देखा जाता है कि वो उचित है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं, वो रीजनेबल है कि नहीं, उसमें जो है किसी के नेचुरल जो जस्टिस है, जो नेचुरल राइट्स है, और जो आर्बिट्रेरी तो नहीं है वो डिसीजन। अब इसमें एक फ्लॉ क्या है सबसे बड़ा, कि मान लीजिए जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लोगों की हो गई। अब पार्लियामेंट में क्या, चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि जो है मान लीजिए एक विशेष वर्ग के आ गए, तो इसमें क्या है, वो लोग कुछ ऐसे लॉ भी बना सकते हैं जो कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों के, दूसरे रीजन के लोगों के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ बस ये देखता है कि भैया जी ऐसा है, जो आपका मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे हो गया पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे हो गया विधानमंडल, अगर उसने लॉ बना दिया है तो भैया फिर तो जान ली जा सकती है, फिर तो फ्रीडम ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, ये विधि की स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने जानबूझ के इसी को रखा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत होता। फिर उस टाइम इतनी इमेच्योर थी डेमोक्रेसी, धीरे धीरे हम लोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें होने लगी। विधि की उचित प्रक्रिया जो कॉन्सेप्ट है, यूएस का कॉन्सेप्ट है। उसका क्या मतलब है कि ये दो चीज चेक करता है। पहली बात तो ये कि क्या प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ किया गया है, मतलब कि इसमें जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, वो वाला कॉन्सेप्ट तो है कि जो आपने मतलब किसी की जान लेनी, किसी की फ्रीडम छीननी है, तो आप क्या प्रोसीजर है उसका, कुछ लॉ है, कुछ कानून है उसका कुछ। तो पहला तो ये, और दूसरी बात कि क्या वो कानून न्याय संगत है, क्या वो कानून फेयर है, क्या वो रीजनेबल है, क्या वो रैशनल है, और क्या वो इतना है कि उससे किसी के नेचुरल राइट, जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी, ये वाले प्रिंसिपल तो नहीं बेकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चेक करता है, मतलब बस ये दोनों में डिफरेंस है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय मतलब आपने बस कानून बना दिया,
और जो प्रोसीजर उसी से हो गया, ठीक है। वो चेक नहीं कर रहा है कि फेयर है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं, रैशनल है कि नहीं है, कोई जस्टिस का प्रिंसिपल तो नहीं वायोलेट कर रहा है, ये सब कुछ नहीं चेक करेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करेगा कि उचित है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पहली बात। तो आर्टिकल 21 में बोला जाता है कि किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ली जा सकती है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बस इसमें ये फ्लॉ याद रखिएगा, जस्टिस एंड इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं देखते। लेकिन जब 1950 से लेके जैसे ही हम लोग आजाद हुए, फिर बहुत सारे केस आने लगे। 21 आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार इंटरप्रेट किया है, बार बार इंटरप्रेट करते आ रहे हैं, और इसका जो है वाइडर जो है कॉन्सेप्ट निकालते आ रहे हैं कि मतलब जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब इसमें 1950 में गोपालन केस आया, इन्होंने बोला कि ऐसा है कि ये वाले जो आर्टिकल है उसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो आपको फ्रीडम मिली है ये सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यकारी उनके खिलाफ है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपको आर्टिकल 21 में जो बोला गया है कि किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तभी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका गोपालन केस जो था 1950 में, उसने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया कि ये वाली जो स्वतंत्रता है सिर्फ कार्यकारी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है उनके खिलाफ मिली है लोगों को, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद जो 21 है, 21 अनुच्छेद है, ये सिटीजन को भी मिला हुआ है, नॉन सिटीजन को भी मिला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो गोपालन केस ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया कि ये सिर्फ पर्सनल लाइफ और लिबर्टी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है और ये सिर्फ उन्हीं को मिली है, वो भी एग्जीक्यूटिव कार्यकारी के खिलाफ है। ये एग्जीक्यूटिव मतलब समझते हैं ना, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाते हैं, लेजिस्लेटिव कौन है, पार्लियामेंटेरियंस या फिर स्टेट जो असेंबली वाले। एग्जीक्यूटिव कौन है, जो लॉ को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर भी, और प्लस जितने भी IAS PCS और इनकी जो ये सब जो इनकी जितने भी पुलिस वाले लोग हैं, ये सब जो एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली फ्रीडम इन्होंने बोला बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया कि ये सिर्फ इनके खिलाफ है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। लेकिन फिर एक मनेका गांधी का केस आया 1978 में, उसने बहुत ही ज्यादा बड़ा इंटरप्रिटेशन लिया। उन्होंने मतलब कुल मिला के ये ऑफिशियली तो नहीं कभी भी आया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 1978 में जो एक केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद भी कई सारे जजमेंट में ये वाला जो प्रोसीजर है मतलब इनडायरेक्टली आ गया इंडिया में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला। मतलब कि क्या लॉ जो है वो उचित है कि नहीं है, क्या लॉ रीजनेबल है कि नहीं, क्या लॉ फेयर है कि नहीं, ये बात। मनेका गांधी ने बोला कि लॉ जो है जो भी बनाया लॉ मेकर वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो ये आर्टिकल 21 वाला है हमको फ्रीडम मिली है फंडामेंटल राइट वाली, ये लेजिस्लेटिव के खिलाफ भी है, मतलब जो आपका लॉ बना रही है, विधानमंडल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, संसद हो गया, और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी है, ठीक है। दोनों के खिलाफ हमको ये फ्रीडम है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन दिया और इसमें मनेका गांधी केस में बोला गया कि राइट टू लाइफ मतलब जो जीवन जीने का अधिकार है, सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एनिमल एग्जिस्टेंस वाला है कि आपको खाना मिल जाए और कहीं रहने को दे दिया जाए और जेल में चाहे बंद कर दिया जाए। जिंदगी जीने के बहुत सारे मकसद हैं, जिंदगी का पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, आपकी जिंदगी का कोई एम होना चाहिए। तो ये सब चीजें कि मतलब आपको हथकड़ी नहीं लगाएगा कोई, ठीक है, आपको गंदा वातावरण नहीं मिलेगा, आपको साफ पानी मिलना चाहिए। तो इसके बाद इतने सारे जो लॉ है, करीबन 20-30 लॉ अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत की बुक देखिए, उसमें 20-30 लॉ दिए गए हैं। ये सारे जीवन जीने के अधिकार के अंदर आते हैं और इसने जो है पर्सनल लिबर्टी को भी बहुत ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेट किया है ये कि पर्सनल लिबर्टी जो है किसी की वो आप ऐसे नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 21 में। अब इसमें देखिए अगर आप 21 में देखें तो लिस्ट ऑफ देखिए कितने सारी चीजें, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। फिर डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए वहां पे, ये वाला राइट है। राइट टू लाइवलीहुड भी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है कि आपको जो भी है रहने की जगह मिले, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14th ईयर है, ये आर्टिकल 21 में अभी बताऊंगा इसके बारे में पूरा, ठीक है। राइट टू स्पीडी ट्रायल है कि अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपको जल्दी से आपको ट्रायल किया जाए, आपका जो है वो जस्टिस वाला कंपोनेंट रहे कि ऐसा नहीं कि आपको गलत पकड़ लिया गया फिर भी आप फालतू में वहां पे ये डले हुए हैं, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है, राइट टू स्पीक, बहुत सारे इतने सारे राइट है। फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल एड मिलना चाहिए, हियरिंग का होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का, राइट टू रेपुटेशन का राइट, और ये राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू फ्रीडम
फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, इतने सारे राइट है ये, इतना बड़ा आर्टिकल है 21 वाला, बहुत ज्यादा ये बड़ा इंटरप्रिटेशन है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इसको इंटरप्रेट करती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट, इसको जरूर समझ लीजिए, मतलब कि किसी की जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आप नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। और इवन अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तब भी आर्टिकल 21 को जो है खत्म नहीं किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये तो हो गया आर्टिकल 21, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में एक अधिकार था कि ये राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, तो इस अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली डीपीएसपी में है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, उसका पूरा वीडियो मैंने दे रखा है, एक ही वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल 45 था, उसमें था कि बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट था वहां पे। तो आर्टिकल ये 45 जो डीपीएसपी था उसमें ये था कि आपको 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का जुगाड़ करना है स्टेट को, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, और इसमें जब ये जुड़ गया तो दोनों की डेफिनेशन बदल गई। तो इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निदेशक जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके हिसाब से 0 से 6 साल तक बच्चे आएंगे, ठीक है, और 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं वो आएंगे आपके आर्टिकल 21A में, यानी कि इनको जो है आपका ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A जो कि 21 में आता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फंडामेंटल राइट है उनका एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। अब इसमें देखिए कई सारे केस हुए थे, फिर उसमें और ज्यादा इंटरप्रिटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि अब एक स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी देखना चाहिए, और इवन अगर स्टेट के पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, अच्छे उनके पास पैसे हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन से बढ़ा के आगे की भी जो शिक्षा है वो दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये डीपीएसपी में जब था तो उसका कोई आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते थे इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई डीपीएसपी में जो प्रोविजन है वो ये है कि आप उसको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते हो कोर्ट से, लेकिन जो ये फंडामेंटल राइट है अब इसको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है आर्टिकल 21A की, और ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी यानी कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र तीनों को जो है वैलिडेट करता है। तो ये है आर्टिकल 21 और ये है आर्टिकल 21A। विधि की स्थापित प्रक्रिया बता दी मैंने, विधि की उचित मतलब नॉर्मल चीजें, समझो बात कि फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ये सब चीजें आर्टिकल 21 में इसमें बता दिया। ये थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें एक पूरा वीडियो लिया है। आर्टिकल 22, 3, 4, 5 ऐसे जो है ये छोटे छोटे करके बता दूंगा। फंडामेंटल राइट वाला जो है पूरा मर्ज करके वीडियो दे दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ फंडामेंटल राइट के, 8-9 वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद ये है 2-3 वीडियो में खत्म करके फंडामेंटल राइट वाला एक कंप्लीट वो दे दूंगा आपको वीडियो। जय हिंद।